भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी माना जाता है, उनका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी माना जाता है, लेकिन कांग्रेसियों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले अगर कोई अपनी पार्टी को चीट करता है तो वो कांग्रेस ही है। मतलब आप अगर चुनावी नतीजे आने के बाद शैलजा जी की बाइट देख लें, जो किसी उन्होंने ANI वगैरह को दी थी, तो रिपोर्टर को उनसे ये कहना पड़ा कि मैडम आपकी पार्टी हरियाणा में हारी है, आप इतना मत हंसो। खुश मत हो। देखिए नतीजे पता नहीं दुनिया के लिए आई ओपनर थे या नहीं, मेरे लिए बहुत आई ओपनर थे। कहते हैं ना जितने बहम थे वो सारे निकल गए इस नतीजे में। तो जिस पब्लिक के मूड को भापने की हम दावे और दलीलें करते हैं पत्रकार लोग, हम नहीं जानते उनका था भी। सच बात यह है कि हरियाणा कास्ट के इतने ज़्यादा डिवीजन पे बैठा हुआ है, क्लियर कट एक कम्युनिटी है जिससे बाकी कम्युनिटी उसको पसंद नहीं करती है। हम कब तक इस मतलब 100 साल से हम 1920 से पॉलिटिकल इतिहास है हरियाणा का, तब से लेके आज तक हम ये जो चीज़ आज हम देख रहे हैं कोई नई थोड़ी है। ये जब चुनाव हुआ तो शेर सिंह जी के खिलाफ पंडित भगवत दयाल जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो यही नैरेटिव था 1967 में। 1920 के बाद जब चौधरी छोटू राम जी राजनीति में आए, पंडित श्री राम शर्मा जी के साथ जब यही तो क्लैश होते थे वहाँ पे। ऐसा नहीं हम 100 साल से जाती जाती खेल रहे हैं हरियाणा, लेकिन पॉलिटिकल मतलब लोगों के बीच में इतना नहीं था। ठीक है, आप पर्टिकुलर जाति के किसी नेता को वोट देना चाहते हैं, टिकटों का बंटवारा भी उसी लिहाज से होता है, लेकिन जो अभी तो हम देख रहे हैं ना, तब थार नहीं आई थी ना, एक आदमी तब थार नहीं आई थी, उसमें ये नहीं लिखा जाता था जाट भीतर है। है ही नहीं। विपक्ष अभी सबसे ज्यादा सीटों के बावजूद, मजबूत होने के बावजूद सबसे धराशायी विपक्ष है, क्योंकि वो मान चुका है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं। आप ये देखिए कांग्रेसी जब ये गांव में जाते हैं लोग इनको न कहते हैं बीजेपी में बढ़ जाओ, क्योंकि जेजेपी को जिन लोगों ने बैकअप दिया था वो लोग जेजेपी पे बिलीव आज भी नहीं कर रहे। वो अब एक नया विकल्प देख रहे हैं। अगर आपने देखा हो चौटाला साहब की देहांत के बाद, वो जो जेजेपी की जो जगह खाली है उसको INLD भर सकती है, लेकिन INLD मेहनत करे तो। इंटेलेक्ट हरियाणा कॉन्क्लेव में स्वागत है। खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कंवारी जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। विषय जैसा कि हमारा है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा। फ्यूचर पर जाएं उससे पहले वर्तमान, और वर्तमान में थोड़ा सा 2 चीजों के बारे में कि चुनावी नतीजों से पहले और चुनावी नतीजों के जस्ट बाद हरियाणा की पॉलिटिक्स आज वर्तमान में कहाँ खड़ी है? पता है, हम जब खबरें छापते हैं ना, अखबार में जब थे हम खबरें छापते थे, तो आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो कहीं पानी रुका हुआ है तो वहाँ लिखा जाएगा कि वहाँ फलानी जगह पानी जमा है। हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ पानी खड़ा होता है। दूसरी चीज़ कभी आपने नोट की हो, केले जैसे टंगते हैं हरियाणा में, आप पूरे भारत में चले जाओ ऐसे टंगे हुए केले कहीं नहीं मिलेंगे आपको, रखे जाते हैं केले। तो पॉलिटिक्स हरियाणा की, अच्छा रेडी पे केले और कहीं नहीं, आप पूरे भारत में चले जाओ आपको केले ऐसे टंगे हुए कभी नहीं दिखाई देंगे। जहाँ तक मैं घूमा हूँ वो रखे जाते हैं और किलो में बिकते हैं अपने यहाँ दर्जन के हिसाब से। तो हरियाणा की पॉलिटिक्स ना तो खड़ी है ना पड़ी है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में जिन लोगों को सत्ता में नहीं आना था वो तो सत्ता में हैं, जिनको सत्ता में आना था वो बेहोश हैं और जनता को समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो अभी तो लोग सर्दी का मजा ले रहे हैं हरियाणा में। पॉलिटिक्स ना भविष्य अब कुछ है इनका, ना वर्तमान कुछ इनका है, और भूतकाल को लेके रोते जरूर रहेंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का इतना बड़ा फैक्टर हरियाणा में था। अब वो जिन्होंने वोट दिया भी है, आप ये देखिए कि 1967 से लेके आज तक के पॉलिटिकल जर्नी में हरियाणा की इतना स्ट्रॉन्ग विपक्ष कभी नहीं आया। वोटिंग परसेंटेज का फर्क आप अगर लगाएं तो एक पार्टी जो सत्ता में है और एक पार्टी जो सत्ता में नहीं है, उनके बीच में मात्र 4% वोटों का फर्क है, 0.4 का। तो ये एक अजीब सी एक माहौल है। और एक पंडित जी है ना, पत्रा देखा करते पुराने समय में, और वो पत्रा देखने का उनका जो दिनों की गणना थी वो कंकर से करते थे, पेंड में कंकर डाल के रखते थे। वो मेरे वर्ग का बदमाश उसमें किसी रात को एक पूरा दोब्बा कंकर आके गिरा है। तो अगले दिन कोई पूछा तो उन्हें वो हाथ मारा तो वो कांकर उसमें।
बोले भाई तेरे भविष्य का पता नहीं, इस भारत का भी कोई भविष्य नहीं है। ओके, गिर गया कोई। देख तो अभी कोई भविष्य नहीं है, ना केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प, और अब तो मुझे लगता है राज्यों में भी बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। ये मतलब अभी से जैसे अभी 3-4 महीने में, ऊपर देखा जाए तो 5-6 महीने में ये माइंडसेट आपका बन गया है या लोगों का बन गया है? आप ये देखिए कि तो आगे तक मान लिया है लोगों ने। वो इसलिए मान लिया है कि एक निराशा का माहौल पैदा हो गया सोसाइटी में, क्योंकि अगर आप पूरे इस चुनावी दौर को देखें, जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं, हरियाणा एक ऐसी स्टेट थी जिसमें क्रिस्टल क्लियर लोग में मान के चल रहे थे भी सरकार कांग्रेस की आ रही है। जब ओड़े ही नहीं आई तो और कितनी उम्मीद कर सकते हो आप। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी माना जाता है, उनका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी माना जाता है, लेकिन कांग्रेसियों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले अगर कोई अपनी पार्टी को चीट करता है तो वो कांग्रेस ही है। मतलब आप अगर चुनावी नतीजे आने के बाद शैलजा जी की बाइट देख लें जो किसी उन्होंने ANI वगैरह को दी थी, तो रिपोर्टर को उनसे ये कहना पड़ा कि मैडम आपकी पार्टी हरियाणा में हारी है, आप इतना मत हंसो, खुश मत हो। तो जिस पार्टी के लीडर्स उस पार्टी के हारने पे जश्न मना रहे हों, खुशियां मना रहे हों, उस पार्टी से पब्लिक क्या उम्मीद करेगी? कैसे मान ले वो पब्लिक कि 2029 में ये कांग्रेस पार्टी को चमत्कार कर देगी, जिनका अपनी पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। इनके मुकाबले में जो पार्टी है वो जो 24 घंटे इलेक्शन मोड पे रहने वाले लोग हैं, जिनके हजारों व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वो एक झूठ को रातों रात सच में बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो आप हाथी और चींटी की लड़ाई में, चींटी कहते हैं ना सूंड में घुस के हाथी को हरा देती है, वो इतिहास में एक आध बार होता है। एक आध बार होता है। अक्सर तो चींटियां हाथी के पैरों तले कुचली जाती हैं। तो ये जो पब्लिक है, ये जो पूरा परसेप्शन इस पे जीतती है, आप सुबह से शाम तक आप 8-8, 10-10 घंटे जो लोग रील्स देखते हैं, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? मैं अपने बेटे को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो प्लासी के युद्ध तक जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि पापा भारतीयों में मतलब ये ऐसे ही है क्या? मैंने कहा बेटा अभी तो प्लासी के युद्ध में पहुंचा है, 24 तक तो आए नहीं। हाँ मैंने कहा अभी ये मत बना धारणा, अभी कुछ दौर आएंगे, कुछ लोग आएंगे। अब हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल भगत सिंह हैं इस पूरे बेल्ट में। अपनी बेल्ट के तो जब भगत सिंह जी को जेल में रखा गया, फांसी दी गई, तब ये लोग कहाँ थे? मतलब ये लोग उनकी शहादत के बाद दुख मनाने वाले लोग, किसी ने कोई अटेम्प्ट किए क्या उनको छुड़ा लाएं, दीवार तोड़ दें? मतलब यार अपने सबसे बड़े रोल मॉडल को बचाने की कोई कोशिशें हुई क्या? तो ये तो ऐसे ही हैं हम लोग, पॉलिटिक्स पे बातें करते हैं, वोट सबसे खराब आदमी को देते हैं हम लोग। तो इनसे क्या उम्मीद करोगे महेंद्र भाई? बाकी आप नई भूमिका में मुझे अच्छे लग रहे हो आप, मतलब आपके इतने बढ़िया सवाल आ रहे हैं। और ये मेरा देखो, मैं तो अब पत्रकार भी नहीं हूँ, मुझे ये गलतफहमी मेरी दूर हुए काफ़ी समय हो चुका है। मैं कोई नहीं हूँ, मैं एक आम पब्लिक के बीच में रह के उनको देखता हूँ, वॉच करता हूँ, और ये समझ लीजिए कि मैं एक अभी सोशल स्टडीज़ के दौर में हूँ, मैं लोगों को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। हम इन्हीं पॉलिटिशियन जिनको कोसते हैं, हम इनका छोटा रूप है। छोटे मुनाफे पे हम मर जाते हैं और बड़े मुनाफे पे वो डूब जाते हैं। नैतिकता, मोरलिटी की हमारे देश में ना जगह है ना थी। कोई एक आध पागल कोई आया होगा किसी दौर में, उसको हम सिर पे रख के गांधी जी, भगत सिंह नाम रख के चला देते हैं, बाकी कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि चौबे बंसीलाल जिस जगह पे बैठा करते थे, उस कुर्सी पे अब कैसे कैसे लोग बैठते हैं, आगे चलता है ये। अभी मैं अगर इसमें एक लाइन खींचूं कि भी हरियाणा विधानसभा के नतीजे, इनसे पहले की आपकी यही समझ अलग थी या फिर ये इन नतीजों के बाद हुई है? देखिए, नतीजे पता नहीं दुनिया के लिए आई ओपनर थे या नहीं, मेरे लिए बहुत आई ओपनर थे। कहते हैं ना, जितने वहम थे वो सारे निकल गए इस नतीजों में। तो जिस पब्लिक के मूड को भापने की हम दावे और दलीलें करते हैं पत्रकार लोग, हम नहीं जानते उनका कहा भी। सच बात यह है कि हरियाणा कास्ट के इतने ज़्यादा डिवीजन पे बैठा हुआ है, क्लियर कट एक कम्युनिटी है जिससे बाकी कम्युनिटी उसको पसंद नहीं करती हैं। उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं,
और उस कम्युनिटी को अपना ये दायित्व समझना होगा, नॉट पॉलिटिकल। सोशली भी आप लोगों को मिलके चलना होगा, तो समझ बढ़ानी होगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करना होगा। राजनीति तो बहुत बाद में आती है, सबसे पहले तो एक दूसरे के प्रति विश्वास बहाली की जरूरत है। नहीं तो बंदरों की लड़ाई में, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठाते हैं, उठाते रहेंगे। ये कहानियां, लोक कथाएं ऐसे तो मानी हैं। आजकल मैं लोक कथाएं ही सुनाता हूँ। वो जैसे अभी जिसका आपने कहा कि भी कास्टिज्म के इस जाल में जकड़ा है, तो ये जकड़ा समाज है या राजनीति ने इसको जकड़ दिया है? देखो, और इसका समाधान भी फिर क्या आप मतलब समाज के तौर पे चाह रहे हैं या फिर राजनीति के तौर पे निकलना चाहिए इसका समाधान? राजनीतिक तौर पे कभी कोई समाधान नहीं निकलते जी। राजनेताओं से इतने मैच्योर होने की उम्मीद हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको जो लोग चुन के भेज रहे हैं उनका बौद्धिक स्तर कितना है। सबसे अच्छे आदमी को सबसे कम वोट मिलते हैं। आप चुनाव में खड़ा हो जाओ, गांव का सबसे बड़े आदमी चुनाव में खड़ा कर दो, उसको सबसे कम वोट मिलेंगे। उसके गांव के लोग वोट नहीं देते, क्या पता उसकी बहू ना दे उसको वोट। जब जिन लोगों को हम बदलाव के लिए चुनाव जिनका कर रहे हैं, बदलाव करने वाले लोगों का माइंडसेट कैसा है? नेता बुरे नहीं है, नेता कहां से निकले हैं? हमारे बीच से निकले, हमने उनको चुन के भेजा है, उनसे तो कोई उम्मीद करना मत। ये समाज के रूप में बदलाव होगा और इसमें समय लगता है। यहां तक पहुंचने में समय लगा है, अब आगे वहां तक पहुंचने में भी समय लगेगा। तो कई हजार, कई 100 साल की प्रक्रिया है सर। हाँ, और फिर उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट तो वही आएगा ना, समाज में निरंतर बदलाव। इसी प्रक्रिया से निकल के हम लोग एक सिस्टम, राजनीतिक तंत्र बना है, उसमें कुछ लोकतंत्र हैं, कुछ अलग अलग जो कैसा तंत्र आप देखिए। अब क्या है कि फिर उसी में अगर समाज की जागरूकता की बात आएगी, फिर प्रतिनिधित्व की बात आएगी, और फिर प्रतिनिधित्व की बात आएगी तो उसका चयन की प्रक्रिया की बात आएगी, और चयन की प्रक्रिया की बात आएगी तो फिर वो वोटिंग की बात आएगी, और फिर वोटिंग की बात आएगी तो वहां तो हम खड़े हुए हैं। अब वोटिंग की बात देखिए आप, 100 में से 30 लोग तो घर पे रील्स देखते हैं, वो नहीं जाते वोट डालने। उनको लगता है कोई सारे चोर खड़े, क्या करेंगे वो। 100 में से 70 लोग वोट डालने गए, और 70 में से जिसको 20% लोगों ने वोट दिया वो चुनाव जीत जाता है। कैसा लोकतंत्र है भाई? ये अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। जिस आदमी का ये डिसीजन लेने की पावर नहीं है कि मेरे घर में सब्जी किस चीज की बनी है, वो ये डिसीजन ले रहा है कि देश कौन चला रहा है। फिर ये तो जैसे लोकतंत्र है ना, दो-धारी तलवार है। आप इसकी लिबर्टीज को, कोई तलवार नहीं है, लोकतंत्र कागज की तलवार है। तो फिर इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं, तो वो भी आपको झेलनी पड़ेंगी। और बदलाव की जरूरत है। अलग अलग देशों में ये हुआ है, कई देशों में अलग अलग तंत्र भी हैं, लेकिन सभी ने फिर बाद में यही माना है कि ये जैसा भी है ये सबसे बेस्ट है। बदल नहीं सकते, ये सबसे बेस्ट, हिम्मत नहीं है बदलने की। चल रहा है जो सिस्टम, उसमें हम कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। जैसे कि फिर अगर उसके अब जैसे सेना विकल्प के तौर पर अपनी सेना है जी, सेना के जो सर्विस रूल्स हैं, वो सर्विस रूल अंग्रेजों ने एक उपनिवेशवाद की दृष्टि से बनाए थे जी। अब सेना के किसी ऑफिसर से आप बात करके देख लीजिए, वो सेना के सर्विस रूल्स में सैकड़ों कमियां बताता है। बिल्कुल। लेकिन बदलाव की उठाता नहीं, आवाज नहीं उठा सकता। ऐसे ही हम हैं, हमें कमियां सब पता है, बदलाव नहीं करना चाहते हम, ना खुद में करना चाहते, ना इस देश में करना चाहते हैं। ऐसे ही चलेंगे हम, ऐसे ही बातें कर। भारतीय आदमी बातों नहीं आदमी है, बातें करता रहेगा और वो बातों के अलावा कुछ नहीं करता। आप ये देखिए कि कभी पब्लिक की तरफ से ये डिमांड आती है कि दुनिया की अच्छी 500 यूनिवर्सिटी में से हमारी 5 क्यों नहीं है? एक भी नहीं, एक भी नहीं है। 100 में नहीं, 100 में भी नहीं होगी। एक IISc बेंगलुरु का कभी कभी नाम आता है जी, बाकी तो कोई नहीं है। हम धार्मिक इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं। धर्म एक निजी बातचीत का विषय है, लेकिन हम अब धर्म को दिखाने की इच्छा से प्रकट करते हैं। हम किस तरह का कंटेंट देखते हैं, हम हमारे टीचर्स कैसे हैं। अब दुनिया के जितने भी महान देश जिनको भी हम मानते हैं, वहाँ उनकी महानता के सबसे बड़े कारण ये रहे हैं कि वो अच्छा पढ़ते थे, अपने दिमाग को दुरुस्त रखते थे, और वो हमारी तरह 24 घंटे पॉलिटिक्स नहीं किया करते हैं। हम तो 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं। घर में पॉलिटिक्स हो रही है, गली में पॉलिटिक्स हो रही है, गांव में पॉलिटिक्स हो रही है। हम 24 घंटे पॉलिटिक्स, एक्शन कहाँ है? एक्शन ही गायब हो गया है।
बात करते रहो पॉलिटिक्स की, कितनी कर लो, क्या निकल रहा है उसमें। कामरेड ओम प्रकाश कहते हैं, तू तोड़ोगा घाटा है ये तो, कुछ नहीं निकलना, कुछ बेहतर करेंगे। ये एक तो आपने कहा कि जैसे इसमें जो अच्छा करने की दिशा में आपने कहा कि जो कास्ट डिवाइड हुआ है हमारे यहाँ पे, जो मीडिया में आमतौर पे एक हेडलाइन कभी हमने भी की थी, जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स, जाट इधर गए, नॉन जाट इधर, ओबीसी सीएम, एससी सीएम, इस तरीके के नारे। ये हमारा डिवीज़न इस लिहाज से हुआ, हरियाणा मतलब उस तरीके से चर्चा में नहीं रहा पूरे देश में जैसे, और जाति के आधार पे भेदभाव के आधार पे बहुत सारे स्टेट बहुत चर्चा में रहते हैं। हरियाणा कम से कम जातिगत भेदभाव बहुत कम है, लेकिन जातिगत पॉलिटिक्स यहाँ पे इतनी सबसे ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही। तो फिर इसका समाधान क्या, आप ये जो एक जन जागरण की दिशा में जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ से है, या फिर कोई एक इशू, कोई एक मुद्दा, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक पॉलिटिकल नैरेटिव इस चीज को तोड़ सकता है? देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का काम तो पॉलिटिकल पार्टियों का है, और अभी चुनाव बहुत दूर हैं। अगर एक देश एक चुनाव भी कराएंगे तो ये लोग 26 में ही करा पाएंगे या 29 में करा, 29 में वैसे चुनाव होने, तो अभी वो दौर तो लंबा है। लेकिन आप देखिए हरियाणा की, अभी आज के दिन हम जातीय विभाजन पे खड़े हैं, उस आधार पे वोट भी डालते हैं, लेकिन चीजें बदल रही हैं बहुत तेजी से। आप ये देखिए कि 13 जिले हमारे एनसीआर का हिस्सा है, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों ने हरियाणा प्रदेश को अपनाया है, तो वहां के इश्यूज अलग तरह की है। अब आप पानीपत का एक सिवा गांव है, डेमोग्राफी बोलते हैं, हाँ, डेमोग्राफिकल चेंज है बहुत ज्यादा। दूसरा, कुछ जिले हमारे नशे की अथा चपेट में हैं। अब नशा ये देख के तो नशेड़ी बनता नहीं है आदमी की फलाना जाति का, वो तो सबको चपेट में लेता है, वो तो एक लालच है जिसके उसमें हमें ले लिया जाता है। इसके अलावा आप ये देखिए हरियाणा की जो 70% आबादी है वो बीपीएल में आ चुके हैं हम। 75? हाँ, 75 सबसे तेजी से बीपीएल होते जा रहे हैं। 2 करोड़ 80 लाख में से 2 करोड़ 11 लाख। तो अभी एक नई जाति बन जाएगी बीपीएल जाति, जो सारी जातियों को अपने में। फिर इंटरकास्ट मैरिजेज हो रही हैं बहुत तेजी से। फिर हमारा जो बड़ा यूथ है बड़ी संख्या में बाहर विदेशों में प्लान कर रहा है, जा रहा है, तो इश्यूज बदलेंगे। हम कब तक इस मतलब 100 साल से हम 1920 से पॉलिटिकल इतिहास है हरियाणा का, तब से लेके आज तक हम ये जो चीज आज हम देख रहे हैं कोई नई थोड़ी है। ये जब चुनाव हुआ तो शेर सिंह जी के खिलाफ पंडित भगवत दयाल जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो यही नैरेटिव था 1967 में। 1920 के बाद जब चौधरी छोटूराम जी राजनीति में आए, पंडित श्री राम शर्मा जी के साथ जब यही तो क्लैश होते थे वहां पे। ऐसा नहीं हम 100 साल से जाति जाति खेल रहे हैं हरियाणा, लेकिन पॉलिटिकल मतलब लोगों के बीच में इतना नहीं था। ठीक है, आप पर्टिकुलर जाति के किसी नेता को वोट देना चाहते हैं, टिकटों का बंटवारा भी उसी लिहाज से होता है, लेकिन जो अभी तो हम देख रहे हैं ना, तब थार नहीं आई थी ना, एक आदमी तब थार नहीं आई थी, उस पर ये नहीं लिखा जाता था जाट भीतर है। चेंज आया ना सोसाइटी में, धीरे धीरे आपके दिमाग को पे उसने कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले भले लोग थे यार, हमारे संसाधन कहाँ होते थे। मेरे दादा पुलिस में थे उस दौरान, और गांव के मतलब उनका आर्थिक स्थिति तो बहुत ऊंची होनी चाहिए थी क्योंकि लोग खेती करते थे, लेकिन वो भी वैसी जिंदगी जी के, वो तनख्वाह थी नहीं इतनी। कितनी गरीबी और अभावों से गुजर के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, 3-3 कैमरों का सामना कर रहे हैं। अब एक जर्नी है ये। अब ये पॉलिटिकल जो जिस जाति विभाजन पे खड़े हैं, ये देखना टूटेगा, बहुत जबरदस्त तरीके से टूटेगा, लेकिन अभी तो हम वहीं खड़े हैं। सामाजिक राजनीतिक चर्चा से इतर अभी जो सरकार चल रही है उसको आप किस लिहाज से देखते हैं, और कंपेयर अगर करें, क्योंकि 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से काम कर रहे थे, एक नायब सिंह सैनी जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। देखो, नायब सिंह सैनी जी का सबसे ज्यादा जो अगर कंपटीटर हरियाणा में कोई है वो मैं, क्योंकि वो भी चुटकुले अच्छे सुनाते, मैं भी अच्छा सुनाता हूँ। पॉलिटिकल तो उनका कोई कंपटीटर है नहीं। ओके। हाँ, आप वो देखिए उनके भाषण देते हुए, जैसे जिस स्वाद के साथ वो भाषण देते हैं, मेरे अलावा वो काम कोई नहीं करता, तो उनको तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, तो अभी नायब सैनी भी कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी रही काम की बात, काम के आधार पे वोट अगर देना होता लोगों को, तो बहुत सारे अच्छे लोग आज बाहर नहीं बैठे होते। काम कुम चाहिए नहीं भाई किसी को। अभी फिलहाल जब पॉलिटिक्स में जाति के आधार पे वोट डाल रहे हैं, लोगों को इवैल्यूएट करने की बात नहीं करा। नायब सिंह सैनी जी के सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनका सामना कर पाए।
है ही नहीं। विपक्ष अभी सबसे ज्यादा सीटों के बावजूद, मजबूत होने के बावजूद सबसे धराशायी विपक्ष है, क्योंकि वो मान चुका है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। आप ये देखिए, कांग्रेस से जब ये गांव में जाते हैं लोग इनको न कहते हैं बीजेपी में बढ़ जाओ, इनको कहते हैं। हाँ। और ये है ना उस बात पे ना नहीं करते। मतलब अगर आज इनको बीजेपी कहे 37 में से ये 30 तो आज भी चले जाएंगे, अगर वो ठीक से इनको और लोग अब बुरा नहीं मानेंगे, लोग बुरा नहीं, लोग हैं जैसे ठीक से। जेजेपी ने गठबंधन जैसे बीजेपी से दुष्यंत किया के था। ऊपर सबसे बड़ी तोहमत ये थी कि हाँ। बीजेपी, अब लोग कह रहे हैं ये ठीक था। हाँ। एक ऐसा सेगमेंट खड़ा होगा कि ये ठीक था। तो अब तो लोग, लेकिन अगर जेजेपी इस गिल्ट से बाहर निकले और इस सेंटिमेंट को समझे, क्या सक्रिय नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए जेजेपी जब 19 के चुनाव को एक मोमेंटम दिया था जेजेपी ने, ख़ास तौर पे नौकरियों के इश्यूज जब उठाए, हरियाणवी रोजगार की बात की, बाहरी लगा दिए जी, वो एसटीओ भर्ती वाला मुद्दा उठाया। अब जो है अभी अगर हम लेटेस्ट कुछ मुद्दों की बात करें तो वो युवाओं से जुड़े हुए सबसे ज़्यादा सक्रिय मुद्दे हैं। HKRN 1,20,000 लोगों को पक्का करने का वादा नहीं, पक्का कर दिया था, एक्ट आ गया भाई उसके करके लिए। फिर अब जब सरकार बनी तो अब हटाना शुरू कर दिया है। अब जो भर्तियां रुकी हुई थी HPSC की, लगभग सारी भर्तियां कोर्ट में जा चुकी हैं, और 2 लाख नई भर्तियां करने का आपने वादा किया था, उसकी प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। वे पिछले कार्यकाल में आप मुश्किल से 20-30 हजार नौकरियां नहीं दे पाए 5 साल में। अगर 2 लाख आपको देनी है तो अब तक तो कई भर्तियां कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। तो अगर इन इश्यूज को लेकर महेंद्र जी, लोगों को पता है ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होते, वो पॉलिटिकल बातें थी। चुनाव में होली 2 लाख भर्ती, अब लोगों को पता है ये भर्तियां निकलेंगी 26 में 27 में, और तब रिजल्ट वेट कर लेंगे उसका, भाई अगली सरकार बनेगी तब निकाल देंगे उसका। तो ये लोगों को भी पता है कि ये सारी बात, महिलाएं मांग रही हैं पैसे, किसी ने मांगे। ये इश्यूज जो थे HKRN के, नौकरियों के, नशे के, डेमोग्राफिकल, पानी, बिजली, सीवरेज, निकम्मा अफसरशाही, ये इशू पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि मनोहर जी ने सामना नहीं किया इनका। नायब जी तो अभी आए हैं, सरकार तो बीजेपी की तो चल ही रही है, इश्यूज पे वोट नहीं पड़े हैं भाई, क्योंकि जेजेपी को जिन लोगों ने बैकअप दिया था वो लोग जेजेपी पे बिलीव आज भी नहीं कर रहे। वो अब एक नया विकल्प देख रहे हैं। अगर आपने देखा हो चौटाला साहब की देहांत के बाद, वो जो जेजेपी की जो जगह खाली है उसको INLD भर सकती है। ओके, लेकिन INLD मेहनत करे तो, अब वो तो उनको देखना है कि उनकी पार्टी का क्या सिस्टम है, पर जेजेपी का जो वैक्यूम है उसको INLD भर सकती है अगर वो फील्ड में उतर के मेहनत करेंगे तो। कम से कम हिसार बेल्ट जिससे मैं आता हूँ, जिसको मतलब मेरा जन्म जहाँ हुआ है, उस हिसार बेल्ट में INLD अगर एक सीरियस पॉलिटिक्स करे, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करे, तो अच्छी जगह बना सकती है, उसके लिए स्कोप है। और INLD का वर्कर है भी मेहनती, जो है ना लोकदली नेचर है। नहीं, अभी क्या है कि जाट कम्युनिटी में एक बहुत ज़्यादा निराशावादी माहौल है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों को सत्ता मिली है, जो खुश हैं, उन लोगों के पास भी खुशी के अंदरूनी कारण नहीं है। भाई जीवन तो वैसे ही जीना पड़ रहा है। उनका बेटा अगर लाइब्रेरी में जाके तैयारी कर रहा है तो वो पिछले साल भी कर रहा था, उससे पिछले साल भी कर रहा था। नौकरी जितनी भी मिली है वो बहुत थोड़ी है भाई, बेरोजगार ज्यादा हैं। 13 लाख बच्चे अगर CET देते हैं, उनमें से अगर 1 लाख बच्चों को अपने 10 साल में नौकरी दे भी दी, 12 लाख तो ओवरेज हो गए, रांडे हो रहे हैं भाई। बिल्कुल। अब हर गांव में आपने पेंशन शुरू की है, आप देखिए, रांडा पेंशन। हाँ, मतलब रोजगार नहीं है, वो लोग मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं। हर गांव में आप जाएंगे, आपको 150 युवक ऐसे मिलेंगे जो शादी करना चाहते थे, जो जीवन को अच्छे से चलाना चाहते थे, जो नौकरी हासिल करना चाहते थे। जो देखिए, योग्यता में और मेरिट में भी फर्क है। वो योग्य हैं सारे के सारे योग्य है। ये भी बड़ा है ना, लोगों की बेसिक समझ ही नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना कि इससे पहले तो नौकरियां बस लगते थे, लोग किसी तरीके से ही लगते, जुगाड़ से लगते, ऐसा नहीं है। अब कौन कहे भी, हम भी तो बचपन में जो है ना पढ़े लिखे या जो भी है सुना है, भी घर वाले इसी बात का, तो पढ़ने लिखने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। ये तो डायलॉग मेरे ख्याल से हर बच्चे ने सुना, जगह बनाई है। हाँ, तो तब बीजेपी की सरकार तो नहीं थी ना। पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं रुकता था। तब कांग्रेस को वोट नहीं देते थे वो लोग। ये मुद्दा नहीं था। बीजेपी ने, अच्छी बात है कि मुद्दा बनाया है। मुद्दा बनाया है। अच्छा, मुद्दा बनाया जाए या मुद्दा हो भी, आज
किसान के मुद्दे पे हरियाणा उस तरीके से साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके का किसान आंदोलन हम पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर देख रहे हैं, या फिर ये माने कि भी अब ये मुद्दा मर गया है, अब ये ट्रिगर नहीं करा लोगों को? इतिहास में ना कई काम एक ही बार होते हैं जी। अन्ना अब आके दिल्ली में बैठ जाए, कोई आंदोलन खड़ा हो जाएगा? खुद जब दूसरी बार रामदेव बैठे जी थे तब वो नहीं खड़ा हुआ। 100 के 500 के नोट बंद करवा रहे थे, वो खड़े हो जाएंगे अब दोबारा? किसान आंदोलन इतिहास की एक बड़ी घटना होनी थी, हो चुकी है, और उसी फॉर्मूले काम का अवसर ही नहीं मिलने की कोशिश करें, नहीं होगा, वो कुछ नया करना पड़ेगा। अच्छा, नया क्या है कि जो किसान नेता चुनाव के दौरान हमने देखा कि तब चुनाव लड़ने के लिए चले गए, अब लोग एक्सेप्ट नहीं करते, एकदम आप राजनीतिक हो जाते हैं, तो क्या अब सही वक्त नहीं है? क्या अब आप पॉलिटिक्स कीजिए किसानों के नाम पे 5 साल? अब गुरनाम सिंह चढ़ोनी किसान नेता अच्छे हैं, पॉलिटिकल नेता बुरे हैं, लोग वोट ही नहीं देते, 1100-1200 वोट आए हैं उनके। तो ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। दूसरा, इन लोगों को अपनी क्रेडिबिलिटी, या तो आपको चुनाव ही लड़ना है, तय करो भाई मुझे चुनाव लड़ना है, हाँ भाई छलावे मत रखो, किसान नेता बन के मैं पॉलिटिकल नेता बन जाऊंगा, नहीं, थोड़ा सा धक्का सा लगता है। आप ऐलान करो अभी भाई आज से मैं, आज तक था मैं किसान नेता और अब मैं पॉलिटिक्स करूंगा और मैं किसानों के इश्यूज उठाऊंगा, लेकिन पूरा मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो पॉलिटिकल रहेगा। क्लियरिटी होनी चाहिए बात में। क्लियरिटी करोगे तो लोग भी क्लियरिटी करेंगे। मेहनत करोगे 5 साल। यार आप ये देखिए कि हरियाणा में जहां से आरती राव चुनाव लड़ रही थी, कौन सी सीट है वो? अटेली। अटेली सीट की आपको कोई चर्चा बहुत बड़ी सुनाई नहीं दी होगी, लेकिन मेरे लिए वो सीट बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहां से चुनाव जीता अटेली से आरती राव ने, लेकिन एक बंदा अननोन ठाकुर अतरलाल नाम का व्यक्ति, उसने पूरे अहिरवाल के राजा के पसीने निकाल दिए। हार गया कोई बात नहीं, मैं उसको सबसे बड़ा विनर मानता हूं, लेकिन उसने ग्राउंड पे इतना जबरदस्त काम कर रखा था उस बंदे ने कि आरती राव के अलावा अगर कोई कैंडिडेट होता तो वो विधानसभा में होते, और बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छे मार्जिन। तो ठाकुर अतरलाल का एग्जाम्पल हम सब उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप फील्ड में रहोगे, आप देखिए पूरा सोनीपत साफ हो गया, इंदुराज नरवाल नहीं आ रहा। भाई पहली बार तो हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट दिलाई और जिता दिया हो, इस बार तो अपनी मेहनत से जीते हैं। तो जो लोग पॉलिटिकल पार्टी में हैं, चुनावी राजनीति कर रहे हैं, अगर वो लोगों के बीच रह रहे हैं, अगर वो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, अपना एक क्लियर डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो देर सवेर उनके दिन आएंगे, उनको लोग चुनेंगे। अब ऐसा स्कोप है कि हम जगह बना सकते हैं। कोई भी इस निराशावादी माहौल, जिसकी कह रहे हैं कि निराशा फैल गई, इस निराशावादी माहौल में सबसे बेस्ट आशा की किरण ये है कि हम इस सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि इश्यूज नए खड़े हो रहे हैं। बहुत इश्यूज हैं इस सोसाइटी में, इतने इशू हैं जिन पे बात ही नहीं हो पा रही। आप गांव के स्कूलों की जाके हालत देखो। आप राजनीति का पैटर्न क्यों नहीं बदलते यार? आप गांव के लोगों की पंचायत करो स्कूल के ऊपर कि हमारा स्कूल है भाई, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, वोट देना ना देना आपकी मर्जी है, पर हम अपने इस स्कूल की दशा को सुधारेंगे। कैसे सुधारें आप बताओ? आप गांव में काम तो करो यार, केवल स्कॉर्पियो लेके घूमने से थोड़ी पॉलिटिक्स होती है। अब ठाकुर अतुरलाल इसी बात का तो एग्जाम्पल है कि 5 साल 10 साल से वो बंदा हर गांव में, हर घर में जाता है, उसको लोगों की समझ है, बातचीत करता है, उनको उनके जैसा दिखता है। वो इस बीजेपी की लहर थी अहिरवाल में, लेकिन इसके बावजूद ठाकुर अतरलाल ने अपना नाम तो दर्ज करा लिया। अब नाम दर्ज कराया है, कल जीत भी जाएंगे, अगली बार जीत जाएंगे, क्योंकि 5 साल में ये तो आरती राव के ऊपर है। अब तो लहर में जीत गए, अगले बार तो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा। देखो कितनी अजीब सरकार है ये। सरकार बीजेपी के बनती, मंत्री सारे हार जाते हैं। ये हर बार होता है, क्योंकि काम ही नहीं करते बेचारे। सरकार तो मंत्री होते हैं ना, सरकार मंत्री होते हैं और वो हार जाते हैं और सरकार बन जाती है। सरकार ये लेके आते हैं संगठन के बूते पे और राज करते हैं अपने हिसाब से, इसलिए हार जाते हैं। अगर संगठन को महत्व ये उसमें देंगे तो वहां भी नहीं हारेंगे, इनके मंत्री भी नहीं हारेंगे। वो चंडीगढ़ के होके रह जाते हैं, फिर वो गैप टूट जाता है तो हार जाते हैं। चीजें बदलें, एक तो पहले हम सत्ताधारी पार्टी से हमें स्टाइल बदलना, पॉलिटिक्स का स्टाइल बदलना पड़ेगा। तो जिस भी तरीके से नायब सैनी 5 साल किन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे? सबसे पहले तो वो अपने
मतलब ये मजाकिया तेवर से बाहर आए, ये काम मैं कर लूँ। ये एक बार गलती कर दी थी उन्होंने, वो मैं कर दूंगा उनका ये काम। तो मैं हरियाणा मतलब में अगर कोई ऐसी पॉलिटिक्स करने वाले या कोई भी विपक्ष होता ना, तो वो उस मैं मामले में मतलब उनको पूरे FIR विश्वास होती। के साथ कहता हूं कि उनका ये दायित्व मैं संभाल लूंगा, फुल्ली एंटरटेनमेंट लोगों का। ठीक है, सबसे पहले वो हरियाणा में जो अफसरशाही है, क्लर्क से लेके IAS तक पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है हरियाणा। केवल कुर्सियों पे बैठे लोग या तो वो काम करते हैं जिसपे पॉलिटिकल प्रेशर हो, या वो काम करते हैं जिसमें पैसा बन रहा हो, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करता। इसको तोड़ना पड़ेगा इनको। सिरसा और फतेहाबाद में तत्काल प्रभाव से नशे को रोक लगानी पड़ेगी, हर हाल में। आपको हर हाल में रोक लगानी पड़ेगी। और ये तो इतना आसान, सबको पता है। पुलिस को तो 101% पता होता है कौन नशा बेच रहा है, पुलिस को कहाँ से ये आ भी रहा है। पता है कि इसका पैसा किस किसके पास जा रहा है, सब पता है पुलिस को। सिंघम फिल्म में डायलॉग है ना कि अगर पुलिस अपने वाली पे आ जाए तो चप्पल भी नहीं चुरा सकता कोई मंत्री। सच है वो बात, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिस मैंने मेरी 2 पीढ़ियां देखी हैं पुलिस में, सब पता है। लेकिन वो तब होगा जब मुखिया बिल्कुल आपका दुरुस्त होगा। अगर मुखिया अगर उनकी खाल खींचेगा रोज तो रिजल्ट आएंगे। तो नायब सैनी जी को नशे पे रोक लगानी चाहिए। स्कूलों की दशा सुधारे जाने की सख्त जरूरत है हरियाणा की। एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल, आप ये देखिए कि एक तो ढंग के VC लगाएं। यूनिवर्सिटीज में आप अगर जाके देखो खाली हो चुकी है ना। यूनिवर्सिटीज में पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना सपना होता था, अब अब खाली लगभग सारे कोर्सेज की सीटें सीट खाली पड़ी रहती हुई हैं। हैं। और आप ये तो होना, कंपटीशन और बढ़ना चाहिए था। उल्टा घट रहा है। ये सीटें घट रही हैं, कई स्ट्रीम बंद हो रहे हैं। हायर एजुकेशन की तरफ बच्चे हायर जा नहीं रहे। एजुकेशन खराब हो रहा है, आपका स्कूल प्राइमरी एजुकेशन खराब हो रहा है। एजुकेशन को अल्टीमेटली एक अच्छे इंसान बनाना गोल है सरकार का, और अच्छा इंसान टीचर ही बनाएगा भाई। तो स्कूलों में टीचर प्रॉपरली हों, स्कूलों में काम अच्छा हो। आज ये देखिए कि पूरा शीश महल बनाम राजमहल का दिल्ली में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल अगर स्टैंड कर रहा है तो उसके पीछे शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा इशू है। बिल्कुल, वहाँ तो काम है उसका, उसके पास 2 टांगे हैं खड़ा होने के लिए। तो सरकार के पास 2 टांगे होनी चाहिए, नहीं तो 10 साल बाद जब मनोहर जी गए और नायब सैनी जी के नेतृत्व, तब भी इनके पास काम के आधार पे ये नहीं जीत पाए। कास्ट के आधार पे जीत गए, काम कहाँ है? तो काम करके इनको दिखाना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं, अभी नए बने इसलिए उनको बहुत क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। हाँ। अब कांग्रेस तो किसी कुएं में डूब मरे। INLD, मेहनत करे, JJP, कुछ ना करे कोई संभावना नहीं ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।